हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट वे टू सक्सीड में। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री में नेशनलिज्म के पार्ट को आगे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया था, आई होप कि आपने देखा होगा। इसी को आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ये बता दिया था कि गांधी जी ये क्या कहते हैं, जो आपकी कॉलोनीज़ थी, जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वो किस तरह हार्म पहुंचा रही थी हमारे देश को, कंट्री को। अब जो आपके एनसीईआरटी में जो मेन चैप्टर में कंटेंट दिया हुआ है, आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इसके पहले हो क्या रहा था। जैसा कि आपको पता होगा कि 1914 से 1918 यानी 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल जितनी भी आपकी ये थे, तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग जितनी भी पावर्स आई ना, तो उनका नए नए पावर्स डेवलप हो रही थी, यानी उनका बॉन्ड हुआ, नई नई पावर्स पिक्चर में आने लगी थी। तो इससे क्या हुआ कि भारत में भी नए नेशनलिज़म तो ये अच्छा, ये याद रखिएगा कि आप ये जो नेशनलिज़म को पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गांधी जी के आने से ही नहीं शुरू हुआ था। नेशनलिज़म पहले से भी था, लेकिन एक जो नई दिशा मिली, एक नई ऊर्जा जो मिली और जो एक नया मोड़ आया, वो नेशनलिज़म गांधी जी के बाद एक अलग आया, लेकिन नेशनलिज़म पहले से भी चल रहा था। तो जैसे ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है 1918 में, 1918 में, तो इसके बाद कई नई राजनीतिक गतिविधियाँ, नई राष्ट्रवादी गतिविधियाँ, नेशनलिज़म की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा था, ये एशिया में भी हो रहा था, ये अफ्रीका में भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ भी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी, तो ये सब प्रभाव वहाँ भी पड़ रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, भारत में जो हमारे पास मेन इस समय आया, मेन जो नेशनलिज़म की एम्पावरमेंट आई, जो ये बूस्ट हुआ है नेशनलिज़म, वो किसके कारण हुआ था, वो हुआ था मेनली गांधी जी के कारण, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग नेशनलिज़म के आगे चालू करने से पहले मैं कुछ रिवाइज़ करवा देता हूँ कि ये जो हमारे पास नेशनलिज़म आया था, उसके आने का कारण क्या था, क्या हो रहा था पहले। तो क्या हुआ था, इंडस्ट्री में कुछ लोग क्या हो रहे थे, इंडस्ट्री की एक कम्युनिटी तैयार थी, एक हमारे पास जितने भी आर्टिस्ट थे उनकी कम्युनिटी तैयार थी, हमारे बिजनर्स थे वो तैयार थे, जितने भी सैनिक थे, जितने भी मिलिट्री थी, वो अलग कम्युनिटी में तैयार थी, और जितना एक एजुकेटेड वर्ग तैयार हुआ था, एजुकेटेड जितने भी हमारी कम्युनिटी थी, वो एक तैयार हो गई थी, ये सभी आंदोलन में, ये सभी नेशनलिज़म के मूवमेंट में आने के लिए। तो अब अगर हम ये बात करते हैं कि ये गांधी जी भारत में आने के पहले क्या क्या करके आए थे, क्यों इतने पॉपुलर हुए, क्योंकि अचानक ये इनकी वन डे की पॉपुलैरिटी नहीं थी। वो साउथ अफ्रीका में थे, जब वो साउथ अफ्रीका में थे उन्होंने कई काम वहाँ भी किए हैं, उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी को इतना इन्हेंस मिला है। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये इन्होंने दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में क्या क्या काम किया था। तो ये जो आपने अगर आगे सुना होगा, जो सत्याग्रह इन्होंने चलाया था, तो सत्याग्रह का ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये इन्होंने पहले कहाँ किया था, साउथ अफ्रीका में ही किया था। तो कैसे किया था सर, तो इसके बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे ना, तो वहाँ एक लॉ बनाया गया था कि जितने भी भारतीय होंगे ना, तो वो अपने अंगूठे के निशान वाले जो एक रजिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट होता है ना, उसको हमेशा साथ रखेंगे। कुल मिला के ये एक प्रकार का भेदभाव ही था, डिस्क्रिमिनेशन ही था, क्योंकि वहाँ के अंग्रेज़ों को रखना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वहाँ के जितने भी भारतीय हैं, जो प्रवासी भारतीय गए हैं वहाँ पास, तो वो क्या करेंगे, अपने अंगूठे वाले निशान का एक सर्टिफिकेट अपने पास हमेशा रखेंगे। तो ये इस जो भेदभाव जो कर किया जा रहा था, ये जो भेदभाव वाला कानून था, उसको रोकने के लिए गांधी जी ने एक क्या किया, अहिंसात्मक प्रतिरोध किया, यानी नॉन वायलेंस क्या किया, रेसिस्टेंस किया। और इसके बाद क्या हुआ कि इनको, गांधी जी को और इनके साथ जितने भी बड़े बड़े नेता थे या जितने लोग भी विरोध कर रहे थे, तो इनको कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसके बाद सभी अधिकारी, जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी थे, वहाँ के अंग्रेज जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने ये जितने भी निडर भारतीय थे ना, तो इनका छल पूर्वक इनका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गांधी जी लोग अपना जब बाहर निकले, फिर इन्होंने क्या किया, अपना मूवमेंट को चालू रखा। इसके बाद दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण ये था कि जब जो प्रवासी, जो यहाँ से भारतीय जाते थे, इंग्लैंड जाते थे या यूरोप जाते थे, तो उनको आना बंद कर दिया गया, उनको रोक दिया गया। तो इसके विरोध में भी गांधी जी और कई वहाँ के जो अन्य नेता थे, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रतिरोध सभा आयोजित की,
एक सभा कमेटी बनाई और उसमें एक सभा की और उन्होंने इसका विरोध किया। तो सर इसका लाभ क्या मिला? हाँ, इसका लाभ ये मिला कि जितने भी रिलेशन थे ना वहाँ के जो गवर्नमेंट के हायर ऑफिसर थे उनसे गांधी जी का रिलेशन अच्छा था। उनका रिलेशन गांधी जी के साथ अच्छा हो चुका था। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं कि उनका रिलेशन वहाँ के अधिकारियों के साथ अच्छा था? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप आगे आएंगे और आपको ये पता चलेगा कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो उसमें जो ब्रिटिश के साथ जो लड़े हुए थे ना, यानी ब्रिटिश की सेना में हमारे भारतीय भी थे, यानी अच्छे अमाउंट में थे। ऐसा नहीं कि कुछ भारतीय थे, अच्छे खासे भारतीय थे। हम उनकी सेना पे वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश के तरफ से हमारी इंडियन आर्मी भी लड़ रही थी। तो और इनको भेजने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसे जाता है? गांधी जी को। तो आपके मन में ये उठ सकता है कि गांधी जी ने हमारे भारतीयों को अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए क्यों भेजा? उठ सकता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और लोग इस पे कमेंट भी करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि गांधी जी का रिलेशन क्या हुआ था। जब ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में थे तो इनका रिलेशन उनके साथ अच्छा था। किसके साथ? जो वहाँ के अधिकारी थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिश की कॉलोनी हो गई थी। तो जो उनका रिलेशन था वो ब्रिटिशों के साथ अच्छा था। तो गांधी जी ये चाहते थे कि भारत में, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो अभी इस समय इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, इनको युद्ध अपना वॉर करते रहें। जैसे ही ये वॉर ख़त्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन वायलेंसी, इनसे क्या करेंगे, अपना काम करवाएंगे। जितने भी हमारे पास जितने भी आर्गूमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी मांगे हैं, इनको हम पूरी करवाएंगे। लेकिन अभी इनका वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इनको लड़ाई करने दिया जाए और जितना हो सके हम समर्थन करें। क्योंकि जितना ज़्यादा ये समर्थन करेंगे उतना ही ज़्यादा जो ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उनका क्या मिलेगा, समर्थन मिलेगा, गांधी जी कन्विंस करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पास गांधी जी की जो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी वो थोड़ा गड़बड़ हो चुकी थी। क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ब्रिटिश ने हमारी मांगें नहीं मानी, उल्टा हम पे और अत्याचार करने चालू कर दिए। आपको पता होगा, अगर शायद आपके में दिया नहीं है, आपने अगर पढ़ा होगा या जानते होंगे, तो क्या आया था आपका चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था। तो ये किस लिए आया था? ये आया था कि हमारे पास क्या किया जाए, थोड़ा हमको पावर दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यानी कुल मिला के जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको भारतीयों को सौंप दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पास गांधी जी थोड़ा सा असफल हुए थे। लेकिन उन्होंने बहुत से काम किए हैं, तो इसलिए हमें उनके क्रिटिसाइज़ करने की हक नहीं है, ठीक है ना। तो आप कभी भी बोलने से पहले आप उनके बारे में पहले पढ़िए, उसके बाद उनका आप मूल्यांकन कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद देखिए आपको अगली साइड में दिख रहा होगा कि कुछ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई थी। क्या हो गया था? डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया था। जाहिर सी बात है कि इतना युद्ध में चल रहा है, 4 साल अगर कोई वॉर चल रहा है, तो आप सपोज़ कीजिए कि कितनी ज़्यादा रेवेन्यू जा रहा होगा, कितनी ज़्यादा मिलिट्री को खाने का, रहने का, हर प्रकार के मेडिकल फैसिलिटीज़, उनको रुकने का, उनको लड़ने के लिए, खाने के लिए, और जितने ख़त्म हो रहे हैं उनके बाद नए लाने के लिए, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ हो गई थी। कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती है? जो बाहर से सामान आता है तो उस पर ड्यूटीज़ लगाने लगे थे, तो वो बढ़ गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, अभी तक इनकम टैक्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी, भारत में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी, हाँ, यहाँ पास जो भारत के लोग थे ना, उनको ज़बरदस्ती, कुछ तो गांधी जी के कहने से चले गए और कुछ लोगों को ज़बरदस्ती भरा जा रहा था, आर्मी में भरा जा रहा था कि तुम चलोगे, ज़बरदस्ती चलोगे। इसके बाद प्राइसेस ऑफ गुड ग्रेन से डबल बिटवीन 1913 एंड 1980। जितने भी हमारी फसल थे, फसलों के दाम बढ़ गए थे और कुछ फसल ख़राब भी हो गई थी, क्रॉप फेल्ड हो गई थी इंडिया के कई पार्ट में, और ख़ासकर किस पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में ख़राब हो गई थी, जहाँ मेन होता है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था? एक पेंडेमिक आया था, ठीक है ना, एपिडेमिक आया था। एपिडेमिक कौन सा एपिडेमिक आया था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, जिससे कई लोग, लगभग 12 से 13 मिलियन, यानी 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। अब ऐसे में क्या हुआ,
ऐसे में एक नए लीडर की ज़रूरत थी सभी को, कि सभी एक सूत्र में बंध सकें, क्योंकि किसान अलग भाग रहे थे, आपकी मिलिट्री अलग भाग रही थी, आपके इंडस्ट्री वाले अलग भाग रहे थे, शिक्षित वर्ग अलग भाग रहा था। तो इन सभी को जुटाने का काम किसने किया? गांधी जी ने किया था, ठीक है ना, क्योंकि गांधी जी ये पहले से कर चुके थे। तो इसके बाद देखिए अगले स्लाइड में गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आते हैं। और क्या लेके आते हैं अपने साथ? सबसे बड़ा शस्त्र लेके आते हैं सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब है कि सत्य का आग्रह करना। आप अगर सही हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, ये जो टॉलस्टॉय थे, इनकी फ़िलॉसफ़ी को इन्होंने अपनाया था। ये एक महान दार्शनिक हुए थे, फ़िलासफ़र हुए थे। तो गांधी जी इन सभी का, जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी किताबें पढ़ते, उनके नॉवेल्स पढ़ते और उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो एक सत्याग्रही हो सकता है वो कभी विचार नहीं करता कि गलत क्या है। वह सदैव सच्चा होता है, अहिंसक होता है, नॉन वायलेंस होता है और निडर होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। ये हमेशा क्या करता है? नॉन कॉपरेशन और बायकॉट के सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सत्याग्रह किस की प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये नॉन कॉपरेशन के सिद्धांत पर काम करता है और बायकॉट के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें और क्या क्या हो सकता है सर? तो इसमें हो सकता है आप जितने भी टैक्स हैं आप हार्म ना पहुंचाइए, वॉयलेंस मत पहुंचाइए। उसके अलावा आपको जो काम करना है वो सभी किस में आ जाएंगे? सत्याग्रह में आएगा। जैसे कि आप जितने भी टैक्स होते हैं उनको भुगतान करना बंद कर दीजिए। जितने भी अधिकारी होते हैं उनका सम्मान करना बंद कर दीजिए। जो भी गवर्नमेंट है आप उनका सहयोग करना बंद कर दीजिए, कॉपरेशन करना बंद कर दीजिए। ये सब आप काम करके क्या कर सकते हो? सत्याग्रह को लागू करवा सकते हो, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा कि अगर एक सच्चा आपको सत्याग्रह बनना है तो केवल वही आदमी बन सकता है जो एक बहादुर इंसान है और दृढ़ निश्चयी है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। नॉर्मल लोगों की बस की बात ये नहीं है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में वापस लौटे और वापस लौटने के बाद क्या हुआ कि कई लोगों से मिले। और अच्छा ये याद रखिए कि जब ये लौटे थे ना, तो जब एयरपोर्ट से लौटे थे, जब एक बार सम्मेलन में कहीं गए थे तो उनको देखने के लिए, क्योंकि पॉपुलर तो हो चुके थे, देखने के लिए लाखों की भीड़ जुटी थी। जबकि इतने पॉपुलर हो चुके थे, जबकि वो भारत के बाहर थे। तो ये इनकी पॉपुलरिटी थी। तो इसके बाद जब वो वापस लौटे हैं तो उन्होंने क्या किया, उनको कई लोगों ने बोला कि आप हमारी राजनीति में आ जाइए, कांग्रेस में आ जाइए, और भी जितने जो भी थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 साल सिर्फ क्या किया है, पूरे भारत का भ्रमण किया है, भारत के लोगों को जाना है, जानते थे लेकिन और अच्छे से जाना, उनकी प्रॉब्लम्स जानी और सभी को एक साथ करने का विचार बनाया। और आपको पता भी होगा कि जब कांग्रेस के मंच से उन्होंने पहले बार बीएचयू में भाषण दिया था 1916 में, भारत हिंदू विश्वविद्यालय से पहली बार वो कांग्रेस के मंच पे तब गए थे। और उसके पहले क्या कर रहे थे, 1915 से जब आ चुके हैं तब तक वो लोग क्या किए थे, किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, वो अपने सिर्फ सत्याग्रह पे काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो मेनली मूवमेंट आते हैं उनके 3 मूवमेंट आते हैं। एक आता है चंपारण, एक आता है खेड़ा और एक आता है अहमदाबाद। तो मैं इनकी डेट बता देता हूँ कि जो आपका चंपारण है तो 1970 है, और उसके बाद जो खेड़ा और अहमदाबाद है वो 1918 है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। तो जो इनका पहला ये क्या कहते हैं आंदोलन था, जो पहला इनका मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह, तो ये चंपारण का मामला बहुत पुराना था, ये कई सालों से चल रहा था। तो इसमें होता क्या था, इसमें ये होता था कि जितने भी जो आपके क्या कहते हैं ब्रिटिश के जितने भी अधिकारी हैं ब्रिटिश के, तो वो क्या करते थे, जो अपने पिजनर्स थे, जो किसान थे, तो उनसे एक अनुबंध करवा लेते थे। कुल मिला के आप क्या कहें, बॉन्ड भरवा लेते थे। और बॉन्ड में उनसे ये कहा जाता था कि आपको 3/20, यानी आपका लैंड अगर 20 भाग का है तो उसमें 3 भाग पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, इंडिगो की फार्मिंग करनी पड़ेगी। इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसको 3 कठिया पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या था कि आपको जो आपका मान लीजिए खेत है, 20 एकड़ का खेत है, तो उसमें से 3 एकड़ आपको क्या करना पड़ता था, इंडिगो की फार्मिंग करनी पड़ती थी। और क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी में जब 19th सेंचुरी आई, उसका जब अंत होने वाला था, तो जर्मनी में जितने भी आपकी केमिकल डाई होती है ना, उसका विकास डेवलपमेंट हो चुका था।
जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण जो भी इंडिगो हो गया था वो बाज़ार से बाहर चला गया था, मार्केट से बाहर चला गया, क्योंकि ये खेती की जाती थी और केमिकल बनाना ज़्यादा सरल है। तो इसके कारण जितने भी चंपारण के जितने भी बागान मालिक थे, जो बागान होते ना खेतों के मालिक होते थे, वो नील की खेती यानी इंडिगो की फार्मिंग को बंद करने के लिए विवश हो गए थे। उनको मजबूर होना पड़ा कि इंडिगो की खेती बंद कर दें, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। तो इससे अच्छा, और इससे किसान छुटकारा चाहना भी किसान जो है वो छुटकारा पाना चाहते थे और उनको एक मौका मिल गया। लेकिन 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 यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि जैसे कंडीशन देखा ना, जो जितने भी ब्रिटिश के जो मालिक थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने किसानों की व्यवस्था को देख लिया था कि ये भी चाह रहे हैं कि कैसे कैसे करके नील की खेती या इंडिगो की खेती बंद करना चालू की जाए। वो इतने मतलब कि क्या बोलें कि वो इस स्थिति को, इस कंडीशन में भी क्या फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी खेती, यानी आप इंडिगो मत करो चलो ठीक है, लेकिन इसके जगह पे आप दूसरी खेती कर रहे हो तो इसको आप इसके लिए क्या करो, इसके एवज में जो आपको लगान देना पड़ेगा ना, उसकी दरों को उन्होंने बढ़ा दिया। यानी उसका जो टैक्स होता है, समझिए कि क्या हो रहा था कि इंडिगो जा रहा था बाज़ार से और 3 भाग में क्या कर रहे थे, वो इंडिगो की खेती कर रहे थे। अब इनको बाहर निकाला गया, इंडिगो बाज़ार से बाहर चला गया। अब किसान भी चाह रहे थे कि ये कैसे कैसे करके चले जाए, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो क्या कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम इंडिगो की खेती बंद करो, लेकिन जो भी खेती करोगे तो उसमें जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो बढ़ के देना पड़ेगा। समझ गए? वेरी गुड। तो इसके बाद क्या हुआ, सभी किसान फिर परेशान हो गए। तो इसके बाद आए गांधी जी। अच्छा, यहाँ पास एक व्यक्ति का मैं जिक्र करना चाहूँगा, यहाँ पास बिहार के, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, जो चंपारण है वो कहाँ, बिहार में है। तो बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता है राजकुमार शुक्ल जी। उन्होंने क्या हुआ, जब ये क्या कहते हैं मिले हैं, जब गांधी जी अपने भारत भ्रमण में थे 1 साल का, जो मैंने आपको बताया, तो उसमें राजकुमार शुक्ल जी उनसे मिले और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई इनको, गांधी जी को। इसके बाद गांधी जी और कई और नेता जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि, जेबी कृपलानी, ये सब जो हमारे अन्य नेता थे, आपको इनके नाम नहीं याद करने, बस आप जाने रहिए एक कहानी के फॉर्म में। तो ये सभी नेता क्या हुए, सभी पहुँचे, चंपारण पहुँचे। और जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुँचे, सोचिए कि वो नॉन वायलेंस कर रहे हैं, ना कोई वायलेंस कर रहे हैं ना कुछ, लेकिन उनका खौफ इतना था कि तुरंत वहाँ के अधिकारियों ने बोला कि आप चंपारण से चले जाओ। लेकिन गांधी जी सत्याग्रही इंसान, कानून को तोड़ना ही उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन था उनको मानते थे। तो गांधी जी इस आदेश को बिल्कुल नहीं माना और वो किसी भी प्रकार का जो पेनल्टी हो उसको भुगतने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो गांधी जी गए, सभी की समस्याएं और अच्छे से सुनी, सभी जांच किया, एक आयोग भी बैठाया गया, एक आयोग में गांधी जी को भी रखा गया। और इसके बाद ये सब समझने के बाद इन्होंने लिया कि ये वाली पद्धति को बंद करना चाहिए। और गोरे जो आपके ब्रिटिश है ना, वो क्या कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम 25% हिस्सा किसानों को लौटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी हमारे ब्रिटिश के जो अधिकारी थे, जो बागान मालिक थे, वो क्या किए, जितनी भी अवैध वसूली की थी ना, तो इलीगल जितनी भी वसूली की थी उसका 25%, 25% किसानों को लौटा दिया और वहाँ से चले गए। ठीक है ना। तो ये वाला जो चंपारण था वो सक्सेसफुल रहा। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है आपका अहमदाबाद मिल आता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, पहली भूख हड़ताल रखी थी गांधी जी ने। जो आपका ये चंपारण था, तो इसमें क्या किया था, सभी ने अवज्ञा की थी। यानी क्या किया था, चंपारण में क्या किया था, पहली बार क्या किया था, सिविल डिसओबीडियंस किया गया था। और जो आपका अहमदाबाद जो आपका मूवमेंट था उसमें क्या किया था, पहली भूख हड़ताल की गई थी। ठीक है ना। तो अहमदाबाद मिल में क्या हो रहा था, अहमदाबाद मिल की पहले आप डेट नोट कर लीजिए, ये होती है मार्च 1918, मार्च 1918। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ के जितने भी मिल मालिक होते थे ना, और जो मज़दूर थे, जो वहाँ के लेबर थे, उनमें प्लेग बोनस, एक प्लेग बीमारी फैली थी, तो प्लेग बोनस को लेकर एक विवाद हुआ था। तो जो गांधी जी ने क्या कहा कि सभी मज़दूरों को कहा, लेबर को कहा कि आप हड़ताल पे चले जाओ। अगर आप हड़ताल पे चले जाओगे तो उनको क्या होगा, रोज़ाना का लाखों का नुकसान होगा। और ये चाह रहे थे कि 50%, 50% मिल जाए। और
कौन चाह रहा था 50%? लेबर चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी ने इन्होंने बोला कि आप 50% मत लो, आप 35% पे डन कीजिए। लेकिन मिल के मालिक जितने भी थे वो क्या कर रहे थे, वो केवल 20% देने के लिए तैयार थे। लेकिन आखिरकार अच्छा खासा आपका ये मूवमेंट चला, गांधी जी अच्छा खासा भूख हड़ताल पे रहे और कई दिनों तक इनका लॉस हुआ। उसके बाद जो मिल मालिक थे वो 35% देने के लिए तैयार हो गए। तो ये इनकी दूसरी क्या थी, मेज़र क्या थी, विक्ट्री थी। इसके बाद खेड़ा हुआ। खेड़ा क्यों हुआ? ये पहला क्या था, ये पहला था आपका असहयोग था, यानी नॉन कॉपरेशन। देखिए 3 मैंने बताया, तीनों में इन्होंने अलग अलग वेपन यूज़ किए, तीनों में अलग अलग करने का तरीका था। पहले में क्या किया था, इन्होंने सविनय अवज्ञा की थी, यानी कि जितने भी काम थे उनको उनके विरुद्ध गए, गवर्नमेंट के लॉज के विरुद्ध गए। दूसरे में उन्होंने भूख हड़ताल की, खाना खाना छोड़ दिया, वर्कर काम करने बंद कर दिए। और इसके बाद खेड़ा आया वर्ष 1918 1980 में। इसमें पहली बार क्या किया, नॉन कॉपरेशन किया गया। इसमें हुआ क्या था कि एक इस समय 1918 के समय क्या हुआ था कि गुजरात में क्या हुआ था, पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई थी। और जब फसल बर्बाद हो गई थी, फिर भी क्या किया, जो अंग्रेज़ थे वो कर, जैसे टैक्स कह रहे हो आप लोग, वो टैक्स लेने की प्रक्रिया को जारी रख रहे थे। लेकिन जो आपकी रेवेन्यू की एक वो आती है, रेवेन्यू की बुक आती है, जिसे रेवेन्यू की बुक आप समझिए, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी फसल का 1/4 1/4 से कम हो रहा है तो आपका राजस्व, आपका जो टैक्स होता है पूरी तरह माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन वो ठहरे अंग्रेज़, उनको क्या है, उनके लिए कौन सी राजस्व की बुक, रेवेन्यू की बुक, उनको तो अपने हिसाब से चलना है। तो इन्होंने क्या किया, वो फिर भी वसूलते गए। इसके बाद गांधी जी ने अगला कदम यहाँ उठाया और पूरी तरह से उन्होंने 1 साल तक के लिए जितना भी जो भी टैक्स होता है वो टैक्स क्या करवा दिया, पूरी तरह से माफ़ करवा दिया। और उसके बाद जो आगामी जो आने वाले वर्ष थे उसमें जो टैक्स के रेट होते हैं उसको बहुत हद तक कम कर दिया। ठीक है ना? तो आप इसको याद रखिएगा। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, छोटे छोटे फॉर्म में मैंने बता दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैंने इसको डिटेल में, ये आपके नोट्स के फॉर्म में भी है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। लेकिन आपको अगर इसका पूरी थीम जानना हो तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को सुनना, आपको पूरी थीम याद हो जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद सबसे बुरा वक्त आता है, ये जो आपको स्लाइड में दिखता है, रॉलेट एक्ट। इसमें क्या हुआ, गांधी जी की 3 लगातार विक्ट्रीज़, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। इसके बाद सभी जितना भी संघर्ष हो रहा था उसमें गांधी जी के तरीके सत्याग्रह को आजमाने का अवसर दिया। जितने भी 3 जो हुए आपके मूवमेंट हुए, तीनों उनमें सत्याग्रह अच्छे से आजमाया गया और ये देखा गया गांधी जी द्वारा या और लोगों द्वारा कि सत्याग्रह भारत में भी अच्छी तरह से अप्लीकेबल है। इसके बाद लेकिन अंग्रेज़ों को कहाँ सुहाता, है ना, अंग्रेज़ों को ये पसंद नहीं आया, वो सीधे रॉलेट एक्ट पास कर दिए। अच्छा, इस समय वायसराय कौन थे? वायसराय थे चेम्सफोर्ड। ठीक है ना? ये सब भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है जो आप साइंस ले तो ना पढ़ना पड़े, लेकिन जितने भी आर्ट वाले होंगे आगे इनको ही पढ़ना पड़ेगा। तो चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे, वायसराय थे। तो 1990 में क्या लाया गया, फरवरी 1990 में आपका रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट को अगर मैं बताऊं तो रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था कि आपको बिना आपकी सुने, यानी आपको न बताया जाएगा आपको क्यों गिरफ्तार करा जा रहा है, ना आपको आपके लिए वकील दिया जाएगा। कुल मिला के इसे काला कानून कहा गया। ठीक है ना? ब्लैक लॉ कहा गया। इसमें क्या होता था, इसमें ये हुआ था कि जो कोर्ट होती है ना, तो वो ऐसे आपके सबूतों को, ऐसे साक्ष्यों को वो मान सकती है जो कि हमारे लॉ के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है ना? वो ऐसे साक्ष्यों को भी मान सकती है। दूसरा, इसमें ये हुआ था कि आप किसी भी इंसान की तलाशी ले सकते हो बिना वारंट के। पहले ऐसा नहीं होता था, वारंट चाहिए होता था। बिना वारंट के आप तलाशी ले सकते हो, उसको गिरफ़्तार कर सकते हो और इसके खिलाफ़ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। तो कुल मिला के इनको
बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई। इस रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा क्या दे दी गई, पावर दे दी गई, और कुल मिला के भारतीयों को सप्रेस करने की पूरी ताकत की गई, क्योंकि इतनी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हो चुकी थी चंपारण अहमदाबाद। तो इसमें ये सोचा गया, अंग्रेज भयभीत हो गए थे, तो ये सोचे कि भारत में जितने भी ये क्रांतिकारी गतिविधि चल रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर ये क्या हुआ, ये रॉलेट एक्ट आया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो रॉलेट एक्ट आ गया था, गांधी जी को पता चला। अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि इसका अपोज करना है किसी भी तरह से, और कैसे करना है, सत्याग्रह के ही द्वारा करना है। तो 6 अप्रैल को, जैसे आपको दिख रहा होगा, 6 अप्रैल को गांधी जी ने चालू किया, रॉलेट एक्ट चालू किया। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, सभी रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने ये बोला कि सभी जितने भी सिटीज़ हैं, तो इसमें क्या करो, जितने भी वर्कर हैं वो काम करना बंद कर दें, स्ट्राइक कर दें। जितने भी रेलवे के वर्कशॉप हैं वहाँ भी काम करना बंद कर दें। जितनी भी शॉप्स हैं वो सभी क्लोज़ कर दो। लिकर स्कूल्स ये सभी कर दो, बंद करो। मतलब कुल मिला के नॉन वायलेंटली आप क्या करो, ऑबिडियंस कर दो। धीरे धीरे इनके काम करना बंद कर दो, नॉन कोऑपरेट करना चालू कर दो, और ये धीरे धीरे वापस हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, जितने नेशनलिस्ट थे वो क्या हुआ, एक्टिवेट हो गए। सभी को जैसे ही एक्टिवेट हो गए, इसके जैसे वो एक्टिवेट होते उसके पहले ही अंग्रेजी को पता चल गया। तो देखिए, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया गया, और जितने भी लोकल लीडर्स थे अमृतसर से नॉर्थ, जितने भी इंडिया के पार्ट्स हैं वहाँ से उनको उठा लिया गया और बंद कर दिया गया। अब इसके बाद अब आप आगे देखिए, सबसे इतिहास का जो हमारे हिस्ट्री का ब्लैक डे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो 13 अप्रैल 1919 ये सब चल रहा था। 1919 में क्या है, 1990 में रॉलेट एक्ट आया। उसके बाद 13 अप्रैल को, अच्छा इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले ये हुआ, जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा पहली वाली, कि जो आपका जनरल ओ डायर है, तो उन्होंने अमृतसर में क्या हो रहा था, पूरी सभाएं चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप अमृतसर में 4 लोगों से ज़्यादा, 4 लोग या आप कह सकते हो कुछ लोग का ग्रुप नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप ग्रुप नहीं बना सकते हो, ये इन्होंने इस तरह बताया कि सभी लोगों को पता ना चले। कुल मिला के कि उन्होंने निकलवा दिया, अनाउंस करवा दिया कुछ जगहों में कि अब से अमृतसर में सभी लोग ग्रुप नहीं बना सकते, ग्रुप बना के एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन सभी जगह फैलाया नहीं। उसके बाद क्या हुआ, आप लिंक कीजिएगा। उसके बाद आपको अगले दिन दिख रहा होगा 13 अप्रैल 1919, ये दिन था आपका बैसाखी का, ठीक है ना। इस दिन थी बैसाखी। अब आप जानते होंगे अगर थोड़ा बहुत भी कि बैसाखी कितना बड़ा आपका फेस्टिवल है पंजाब में। अब वहाँ के ग्रामीण लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं जानते लॉ के बारे में, उनको नहीं पता चला कि ये मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ में क्या नहीं किया जाता। सभी बेचारे अच्छे से, एक पूरा ग्राउंड था तो उसमें इकट्ठा हुए, अपना मना रहे थे। लेकिन ये हमारे महाशय जनरल ओ डायर, उनको कहाँ समझ थी, उनको तो अपना एटीट्यूड था, ईगो था कि हमारी बात को कैसे उन्होंने नकार दिया। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी इंट्रेंस थे उस पूरे एक एरिया के सभी को बंद करवाया, और टोटल जितनी भी उनके साथ मिलिट्री थी सबको ऑर्डर दिया कि फायर करो। फायर करने में वहाँ जितने भी बच्चे थे, जितने भी बूढ़े जवान औरतें जितने भी थे, सब एक लाइन से मारे गए। अच्छा, आप अगर कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा, तो वहाँ एक कुआं है, वेल है, तो वहाँ पास आपको आज भी कुछ कुछ साक्ष्य मिल जाएंगे। वहाँ की दीवारों पे आपको क्या मिल जाएगा, गोलियों के निशान मिल जाएंगे। वहाँ इतनी लाशें, मतलब कि वो कुआं तक भर गया था, इतनी मौतें हुई थी वहाँ। तो वहाँ से गैदरिंग हो रही थी, लार्ज पीपल की गैदरिंग हो रही थी। देखिए, आप पढ़ सकते हैं, लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग इन अमृतसर, सम ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रूल्स। ये जो आपका रॉलेट एक्ट आ रहा था, कुछ लोग उसमें भी पीसफुल क्या कर रहे थे, इन्वॉल्व थे, वो कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग, उनमें से ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे, अटेंड क्या करने आए थे, बैसाखी को। तो डायर ने ब्लॉक किया एग्ज़िट को, और क्या किया, फायर कर दिया। इसमें तो 100 दिखा रहा है, आपको लिखा हुआ है 100 लोग, लेकिन 100 तो आप जानते हैं सरकारी डाटा है, 100 नहीं थे, बहुत सारे लोग थे।
अब इससे क्या हुआ, इससे पूरे देश में एक हाहाकार मच गया। लेकिन कोई, अब ये जो महाशय फिर से, ये जो आपके महाशय थे, इन्होंने इसके बाद भी, इनको क्या हुआ, कोई भी गिल्टी नहीं थी। अगर इनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका सिर्फ काम यही था, उन्होंने बोला कि ये हमारा काम था, हमको मार्शल एक्ट एक्ट को क्या करवाना था, फॉलो करवाना था। और इन्होंने क्या किया है, इसका उल्लंघन किया है, इसके विपरीत गए हैं, अपोजिट गए हैं, इसलिए मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया। इस तरह के तो ये इंसान थे। और आपको डिटेलिंग अगर बताना चाहूँ तो इसके बाद क्या हुआ था कि एक कमेटी बनी थी और इनको हटा तो दिया गया था, लेकिन इनको हटाने के बावजूद भी कई अधिकारी इनके लिए फ़ंड इकट्ठा किए थे। इतने बेशरम थे ये, इनके लिए फ़ंड इकट्ठा किया गया था। चलिए इसको जाने देते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया है वही बिल्कुल लिखा हुआ है। इसके बाद महात्मा गांधी जी को समझ में आया कि अब ज़्यादा हो रहा है, ये सुधरने वाले नहीं हैं, तो कुछ अलग किया जाए। कुछ अलग करने के लिए और क्या, थोड़ा मास को और गैदर किया जाए, अभी कुछ कम लोग हैं। इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच इनको मिल गया एक मौका खिलाफत का। खिलाफत में क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो आपको ये पता होगा कि जो ब्रिटिश वाली जितनी टीम थी वो जीती थी, और जो आपका इजिप्ट था, तो इजिप्ट वाली जो टीम थी वो अपोजिशन में थी और वो हार चुकी थी। जब ये हार चुकी थी तो ये कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। तो यहाँ पास क्या हुआ कि जो खिलाफत थे वो मुस्लिमों के जो आपके कहा जाता है खलीफा, तो मुस्लिमों के बहुत ही आइडियल होते हैं, ठीक है ना, ये इनको बहुत मानते हैं, भगवान की तरह ही मानते हैं। और जो पूरी भी रेगुलेशन होती है जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की, ये इन्हीं के द्वारा चलती थी। तो क्या हुआ कि इनके जितनी भी पावर होती है, इनका जितना भी रुतबा था, इनको सप्रेस करने की कोशिश कौन करने लगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये ब्रिटिश करने लगे। वहाँ के जितनी मुस्लिम थे तो वो इसके लिए जितना भी क्या कहते हैं, जितना भी अपोजिशन कर सकते थे, मूवमेंट कर सकते थे, कर लिए। लेकिन वो सिर्फ इजिप्ट के लिए बस इम्पॉर्टेंट नहीं थे खलीफा, वो पूरे विश्व के लिए इम्पॉर्टेंट थे। तो हिंदू यहाँ के भारतीय मुस्लिम भी जितने थे वो भी उनको मानते थे, तो वो भी क्या थे, इसके प्रति मूवमेंट दिखाना चाह रहे थे। लेकिन उनको उतना मौका कहाँ से मिलता। लेकिन गांधी जी हमारे यहाँ पास होशियार निकले, उन्होंने ये समझा और उनको पता था कि ये वाला जो मूवमेंट आ रहा है ना, ये मुस्लिमों वाला मूवमेंट, ये अगले आने वाले 100 वर्षों में भी ऐसा मूवमेंट कभी नहीं मिलेगा। और उनको ये फ़ायदा मिला कि हिंदू तो तैयार हैं ही, अगर हमारे पास मुस्लिमों का भी साथ मिल जाएगा तो हमारा जो ये मूवमेंट है वो ज़्यादा ही ब्रॉड हो जाएगा और हमें सक्सेस मिलने की गारंटी ज़्यादा हो जाएगी। तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट पे भी एक साइड अपना रुख कर लिया और खिलाफत के मुद्दे पर भी ये कूदे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इनका मुस्लिमों का भी साथ मिलता गया, जिसे आप अली बंधु कहते हैं, शौकत अली है ना, शौकत अली, और एक आपके हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। तो गांधी जी ने क्या किया, ये जो आपके अली बंधु थे ना, अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो ये अच्छा खासा इनका मुस्लिमों के बीच क्या था, जो एक कहते हैं ना स्टैंड था या इनका रुतबा था, वो उनके बीच अच्छा था। तो गांधी जी इनसे मिले और इनको मनाया, और ये जानते थे, अली ब्रदर्स जानते थे कि गांधी जी की पावर कितनी है, तो वो भी बिल्कुल हंसी खुशी राज़ी हो गए और अपना समर्थन दिया गांधी जी को। और गांधी जी को इनका मिला, मुस्लिमों को मिला, और मुस्लिमों का समर्थन गांधी जी को मिला। तो इससे हमारा जो मूवमेंट था वो और भी निखर के आया। तो इसमें किया क्या गया, इसमें जो आपके खिलाफत में, इसमें क्या किया गया, इसमें जितने भी अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश का शासन था, उसके विरोध में आपका अच्छे से प्रदर्शन किया जाए, और जितने भी इनके जितने भी लॉज हैं इनको क्या किया जाए, नॉन कॉपरेशन किया जाए। तो 1919 में क्या हुआ था, खिलाफत जो था ना, तो इसको एक अखिल भारतीय नेशनल लेवल पे क्या किया, दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसमें ये कहा गया जितनी भी अंग्रेजी वस्तुएं हैं, जितने भी अंग्रेजी आपके लॉज हैं, जितने भी अंग्रेजी संस्थाएं हैं जो पढ़ाई वाली हैं, या कोर्ट हो गया, इन सभी को क्या करो, आप नॉन कॉपरेट करो, इनमें आप काम करना बंद कर दो, ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि जैसे ही इन्होंने इस आंदोलन को साथ लिया, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को मर्ज किया, तो इसके बाद जो हमारा अगला मूवमेंट होता है असहयोग, जिसे हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, वो हमारा एक्टिवेट होने की कगार पे आ गया,
ठीक है ना। इससे पहले आप अगला एक आप क्वेश्चन देखिए, आपका सीबीएसई में 2014 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। आप इसको आराम से पढ़िएगा और इसको हो सके तो नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है ना, ये आपको काम दे सकता है। इसके बाद आपको खिलाफत कमेटी के बारे में मैंने बता ही दिया, तो खिलाफत कमेटी वो की गई, बनाई गई थी 1920, आपको कलकत्ता सेशन दिख रहा होगा। इसमें क्या हुआ, सपोर्ट किया गया था आपकी खिलाफत को। और स्वराज क्या था कि हमको एक साल में अपने अपने आप को यानी अपने भारत को स्वराज यानी इंडिपेंडेंट करना था, तो ये वही था। इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली क्या हुआ, उन्होंने डिस्कस किया गांधी जी से। इसके बाद हमारे पास यूनाइटेड हुआ, मास एक्शन यूनाइटेड हुआ। इसके बाद आपको अगर दिख रहा होगा नीड फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही खिलाफत मूवमेंट आया और खिलाफत मूवमेंट और आपका स्वराज मूवमेंट, ये सभी किस्में एक साथ मर्ज हो गए नॉन कोऑपरेशन में। और नॉन कोऑपरेशन आया कैसे, इसकी थीम क्या थी, गांधी जी देखने, ये जो आपकी गांधी जी की बुक है ना, ये 1909 में ही छप चुकी थी। उसमें गांधी जी ने ये कहा था कि जो आपके इंडियन है ना, वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाते। अगर आप ब्रिटिश को कोऑपरेट करते रहोगे तो वो आप पे अत्याचार करते रहेंगे। अगर आपको कोई काम करवा रहा है, गलत काम करवा रहा है, आपसे गलत हरकत कर रहा है, तो आप पहली बार ही मना करो ना। अगर आप पहली बार ही मना करोगे तो हो सकता है कि वो अगली बार ना करे, लेकिन आप पहली बार कर दोगे तो उसको क्या मिल जाएगा, एक इनकरेज मिल जाएगा करने का। तो गांधी जी ने यही कहा कि आप कोऑपरेशन करना बंद करो पूरी तरह से, और यही एक थीम थी उनकी नॉन कोऑपरेशन की, ठीक है ना। आप यहाँ तक कीजिए, इसके बाद हम लोग कहाँ से चालू करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद आगे के